Good morning, student. Today we will start insurance claim practical problem. लास्ट क्लास में भी स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन किया था। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आपको मैंने बताया था कि आपकी बुक से 1 to 10 क्वेश्चन है, वो फर्स्ट यूनिट के ही फर्स्ट मेथड के हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के ही कैलकुलेट करने के हैं। तो वो आप करना, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो मैंने आपको स्टेप लिखवाए हैं, तो 90% प्रॉब्लम तो वही है जो मैंने लिखवाई है आपको, बट कुछ माइनर प्रॉब्लम और आएगी, कुछ पॉइंट और ऐड करेगा, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यस, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है स्टॉक। ये स्टॉक है, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको स्टूडेंट्स ये बता सकता है कि जो हमारा स्टॉक है वो 10% लेस देन है या मोर देन है 10% या 20%, जितना भी परसेंट आपको बताए। तो आपको क्या करना है, जो स्टॉक होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है। स्टॉक को ऑलवेज कॉस्ट पर ही कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। अब आपको कहेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो स्टॉक को 10% लेस पर काउंट करता है, मोर पर काउंट करता है, तो आप उसको सही कंडीशन में मीन्स कॉस्ट पर कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे, लेस 10% कर रखा है या एड 10% कर रखा है, तो आपको उसको चेंज करना है, किसमें, कॉस्ट में चेंज करना है। क्योंकि स्टॉक है, अकाउंट स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर ही कैलकुलेट किया जाना चाहिए। व्यापार अलग अलग व्यापारों की अलग अलग परंपराएं नहीं होती है, कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे आपका स्टॉक है 10,000 लेस देन किया है, तो आपने उसको कितने पे काउंट किया है, 90 इंटू 100, इस प्रकार से चेंज कर, समझ में आ रहे ना। डिवाइड में 90 इंटू 100, क्योंकि मैंने कॉस्ट कितनी मानी है, लेट 100, कॉस्ट को मैंने माना है कि 100, इसलिए वो कितने पर काउंट होना चाहिए, 100 पर। उसने लेस देन 10 कर रखा है, इसका मतलब सपोज कीजिए कि स्टॉक था 100, 10% लेस किया है, इसका मतलब 90 पर काउंट किया है, तो ये कितने के इक्वल है, 90 के इक्वल है, इसलिए डिवाइड में क्या किया है, 90 इंटू में 100। इसी प्रकार से मोर देन कर रखा है, तो क्या है, जैसे 10,000 है, स्टॉक था मान लीजिए कितना 100, उस पर 10 प्लस कर रखा है, तो कितने का रखे हैं, इस प्रकार से चेंज कर देना। तो कहने का मतलब क्या है, अब याद रखने का, अब कुछ बच्चों के कंफ्यूज क्या रहता है कि सर ये 90 इंटू में करना है, 100 में करना है, या 100 डिवाइड में करना है, या इंटू में करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में आपको बता रहा हूँ। इंटू में बेटा 100 ही करना है, और डिवाइड में क्या करना है, लेस देन कर रखा है 100 में लेस कर देना, जितना लेस कर रखा है। मोर देन कर रखा है 100 में प्लस कर देना। ये देखो लेस कर रखा है 10%, 100 में लेस किया 90 आ गया। ये मोर कर रखा है इसलिए 100 में प्लस कर दिया, समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है, इंटू में तो 100 ही करना है, और डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में प्लस कर रखा है तो आप 100 में प्लस कर देना। जैसे 20% एक्स्ट्रा करता है तो डिवाइड में 120 हो जाएंगे, वो कहता है 20% कम करता है तो यहाँ डिवाइड में 30 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये माइनर प्रॉब्लम भी आपको क्वेश्चन में वो अटैच करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर में ये भी बात आपको ध्यान रखना है। स्टॉक, अब स्टॉक में आपके क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, ओपनिंग स्टॉक में मिस्टेक है या क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक है, या आपको एक्सप्लेन करे कि ओपनिंग स्टॉक में मिस्टेक है, तो आप सही करना। आपको कहे कि स्टॉक में मिस्टेक है, 10% लेस देन करता हूँ, मोर देन करता हूँ, तो फिर आप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को ही चेंज करो। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जब क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक है तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी मिस्टेक रहेगी। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके क्लोजिंग में आपने चेंज किया, तो वो ही चेंजेस कहाँ, मेमोरेंडम के ओपनिंग में भी चेंजेस करने होंगे। क्लियर। तो ये तो स्टॉक की प्रॉब्लम है।
स्टूडेंट्स दूसरी प्रॉब्लम ये है गुड्स की। देखो गुड्स एक तो नॉर्मल गुड्स होता है और एक अबनॉर्मल गुड्स होता है। नॉर्मल गुड्स का मतलब जिसका उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है वैसे है तो नॉर्मल है, उसमें प्रॉफिट भी है, ऊपर डिफाइंड परसेंटेज फिक्स रहता है कि इस पर नॉर्मल गुड्स पर लगभग 10% 20% जो जीपी आप काउंट करते हो ना वो नॉर्मल गुड्स की ही करते हो, अब नॉर्मल की नहीं करते हो, क्योंकि अब नॉर्मल का स्ट्रक्चर है वो डिफेक्टिव में रहता है, इसलिए वो नॉर्मल परसेंटेज अर्न नहीं कर पाता है। इसलिए अपने को क्या करना है, नॉर्मल और क्वेश्चन में दे रखा है अब नॉर्मल, जब कुछ भी नहीं होता है तो हम ये मानते हैं नॉर्मल गुड्स है अपने पास। अब नॉर्मल गुड्स है तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में अब नॉर्मल गुड्स को एक्सक्लूड कर देना, इंक्लूड है तो ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में कहेगा कि इंक्लूड है अब नॉर्मल गुड्स, तो आप जिस जिस पॉइंट पर वो अब नॉर्मल गुड्स इंक्लूड है वहां से आप उसको एक्सक्लूड कर देना, मतलब लेस कर देना। अब कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है वो, ओपनिंग में रह सकता है, परचेज में रह सकता है, क्लोजिंग में रह सकता है और सेल्स में रह सकता है। स्टूडेंट्स 4 पॉइंट में वो इंक्लूड रह सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको उसमें से ओपनिंग में है, क्लोजिंग में है, परचेज में है या सेल्स में है, ये जो इंक्लूड है इनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जीपी परसेंटेज जो हमने काउंट कर रखा है वो नॉर्मल गुड्स के है, अब नॉर्मल गुड्स के नहीं है। इसलिए अब नॉर्मल गुड्स का जो जीपी परसेंटेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, ठीक है। डिफेक्टिव अधिक है तो लॉस भी हो सकता है अब नॉर्मल गुड्स पर, इसलिए आपको अब नॉर्मल गुड्स को अपने ट्रेडिंग P&L से हटाना होगा। अब आप कहोगे कि सर ये अब नॉर्मल गुड्स हमें कैसे पता चलेगा कि अब नॉर्मल गुड्स है, जो डिटेल नीचे पैराग्राफ में आपको बताएगा कि 10,000 का था उसमें से इतने का हमने राइट ऑफ कर दिया अब नॉर्मल, तो उसको आप इजी वे में समझ जाओगे। नीचे पैराग्राफ में आपको मिलेगा, ऊपर जो डेट लास्ट ईयर की डिटेल, करंट ईयर की डिटेल, उसके बाद नीचे आपको पैराग्राफ में बताएगा कि आपके स्टॉक में 10,000 का गुड्स था, अब नॉर्मल गुड्स था या डिफेक्टिव गुड्स था, उसको मैंने इतने में सोल्ड किया था, इतने में परचेज किया था। तो आप इजी तरीके से उसको समझ जाओगे कि अब नॉर्मल गुड्स है, तो फिर आपको अपनी कार्रवाई करनी है, उसको ट्रेडिंग P&L अकाउंट से एक्सक्लूड कर देना है। क्लियर। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, गुड्स की प्रॉब्लम है, नॉर्मल और अब नॉर्मल गुड्स। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको हल करते हैं। यस, देखिए प्रॉब्लम में अपने को डेट ऑफ फायर दे रखी है कंपनी की, वो 1 सितंबर दे रखी है 2013, ये डेट ऑफ फायर दे रखी है। अब मैं इस बुक के अकॉर्डिंग 1 सितंबर 2013 है वो डेट ऑफ फायर है, और इसमें आगे कहता है ₹1,01,000 वाज सेव्ड अमाउंट दे रखे हैं 1,01,000। आगे अपने को कहता है कि इसने परचेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च परचेज किया है, वो दे रखा है इसने। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये लास्ट ईयर्स की परचेज और सेल्स है। इसके बाद अपने को इसने परचेज फिर दी है, सेल्स दी है करंट ईयर की। कहने का मतलब लास्ट ईयर की सेल्स अपने पास अवेलेबल है, परचेज अवेलेबल है, करंट ईयर की सेल्स अवेलेबल है और परचेज अवेलेबल है। साथ में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखे हैं लास्ट ईयर्स के, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब लास्ट ईयर्स के अपने पास परचेज भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है और सेल्स भी है। करंट ईयर की अपने पास सेल्स है और परचेज है। इसके बाद अपने को इसने नीचे जानकारी ये दी है, फर्दर इंफॉर्मेशन इज स्टॉक ऑन 31 मार्च ओवर वैल्यूड 20,000। आपको कहता है कि लास्ट ईयर में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 से ओवर वैल्यू किया गया, मतलब अधिक लिख दिया गया है। तो आपको पता है कि स्टॉक को मैंने परसेंट बता रहा था अभी, वैसे इसने ये कहा कि 20,000 अधिक आपने लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, उस स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को, लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को आपको सही करना है। क्लियर। इसके बाद आपने को कहता है
कैलकुलेट द क्लेम टू बी। इंश्योरेंस कंपनी, आपको इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करने के लिए कितनी अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी है। और लास्ट में फिर कहते हैं सेलिंग प्राइस वाज लेस देन 10% इन करंट ईयर। आपको कहता है कि करंट ईयर में मैंने सेलिंग प्राइस 10% कम रखी है, तो उस सेलिंग प्राइस को भी आपको सही करना है। ये बीच बीच में माइनर प्रॉब्लम दे रखी है। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 से कम है, और करंट ईयर की जो सेल्स है वो 90% पर काउंट की है, 100 पर करनी थी, 10% कम पर की है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अपन साथ साथ में हल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट क्या किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, लास्ट इसकी डिटेल है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज, उसके बाद मेमोरेंडम, उसके बाद क्लेम। ठीक है, यस स्टार्ट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने ऐसे लिखा है लास्ट ईयर्स, क्योंकि अलग अलग आपके पास ईयर की बुक है तो उसमें ईयर अलग अलग मिलेंगे, इसी तरीके से किया जाएगा। फर्स्ट लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अपने पास है, लिखेंगे परचेज दे रखे हैं, वो लिख देते हैं। परचेज के बाद यहाँ लिखते हैं सेल्स। सेल्स अपने पास गिवन है। और फिर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यही रख दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक ये है। इसमें 20% लेस देन कर रखा है आपने, 20% क्या 20,000, इसलिए 20,000 इसमें ऐड कर देते हैं। ये करने के बाद अपने को यहाँ लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आएगा, इधर टोटल करेंगे इसका टोटल कर देते हैं अपन। इसका टोटल है, ये टोटल यहाँ रखेंगे। अब ये अंतर आएगा, ये अंतर आया है तो ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट। ट्रेडिंग अकाउंट में अपने को जो रिक्वायरमेंट थी ये थी, ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है 4,40,000। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ये इसका फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट दिस वन डिवाइड बाय सेल्स दिस वन इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अपने पास है, सेल्स भी है, इनटू 100 किया तो ये परसेंटेज आएंगे आई थिंक 40%, 40%। तो ये अपने स्टेप है फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, वो स्टेप है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये लास्ट ईयर्स का है, ये जीपी परसेंटेज काउंट कर लिए, क्वेश्चन में परसेंट नहीं दिए थे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं करंट ईयर का होता है।
देखिए वही मेमोरेंडम जो इसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट का। करंट ईयर के जो आइटम है उससे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक अपने पास है वो लिख देते हैं। परचेज अपने पास है करंट ईयर का वो लिखेंगे। इसके बाद सेल्स दे रखी है, सेल्स जो दे रखी है वो 10% लेस देन है, उसको सही कर देते हैं अपन। सेल्स थी वो लेस देन थी इसलिए उसको चेंज करके सही किया हमने। ये सेल्स है। ग्रोस को पूरा करने को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना है। सेल्स है 4 लाख, तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं 40% के अकॉर्डिंग। जीपी अपना कितना है 40% है ना, तो 40% के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। तो ये आएंगे 1,60,000। इसके बाद इसका टोटल करते हैं। ये टोटल यहाँ रखते हैं। अब ये अंतर काउंट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंतर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 3,30,000। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब इसके बाद हम स्टेप आगे करते हैं। इसके बाद अपना स्टेप होता है वो है लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिस वन, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने यहाँ से देख के लिखा है लेस सेव्ड अमाउंट। लेस सेव्ड अमाउंट, सेव्ड अमाउंट अपने को दे रखा है, ये लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद जो है इसको बोलेंगे लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम। फुल्ली इंश्योर्ड है इसलिए क्लेम यही है। लॉस ऑफ स्टॉक आया ये अपना क्लेम अमाउंट है, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट अपने को नहीं दे रखी है कितने की पॉलिसी है, इसलिए ये आपकी क्या रहेगी क्लेम अमाउंट रहेगी। पॉलिसी अमाउंट होती तो हम कंपेयर करते क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, इस अमाउंट से कंपेयर करते, बट पॉलिसी अमाउंट नॉट गिवन, देन क्लेम अमाउंट इज लॉस ऑफ स्टॉक। इसलिए अपने को जब भी पॉलिसी अमाउंट नहीं हो तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपको जो भी फर्स्ट मेथड में प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। स्टॉक में माइनर पॉइंट दे सकता है। अब नॉर्मल का मैंने आपको बताया कि अब नॉर्मल के जो क्वेश्चन है इसमें नॉर्मल ही ट्रेडिंग मेमोरेंडम में रहने देना, अब नॉर्मल को एक्सक्लूड कर देना, फिर स्टेप यही रहेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। थैंक्स।